हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर थर्ड ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का। और ऑलरेडी हमने इस चैनल पे जो दो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है, लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड बाय फ्यूचर बिल्डर। आप लोग एक बार उसको सर्च करके देख लोगे अच्छे से। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जॉल्वरीन। तो जॉल्वरीन एक स्थापना की गई थी 1834 में। एक कस्टम यूनियन था जिसको प्रूसिया द्वारा इनिशिएट, मतलब प्रूसिया ने स्टार्ट किया था और इसके द्वारा ये स्टेबल किया गया था। और फिर मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स द्वारा इस जॉल्वरीन के स्थापना को सपोर्ट किया गया। ये जो यूनियन था सिर्फ और सिर्फ जो हमारे व्यापारी लोग, उस समय मैंने सेकेंड वीडियो में ये बात डिस्कस करी कि जब कोई एक व्यापारी उस समय में यूरोप में जगह जगह पे जाता था तो उसे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। तो इसी टैरिफ बैरियर को बंद करने के लिए प्रूसिया ने जर्मन स्टेट की मदद से जॉल्वरीन का स्थापना किया था 1834 में। और इसके द्वारा जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वो फ्रॉम 30 to 2 हो गई। यानी जो 30 अलग अलग तरह का, जैसे यहाँ इंडिया में चलता है रुपया, बाहर में चलता है यूएस वगैरह में डॉलर, तो उस समय में पूरे यूरोप में अलग अलग तरह की करेंसीज, लगभग 30 तरह की करेंसीज अलग अलग जगह चल रही थी। इसको घटा के 30 to 2 किया जॉल्वरीन ने। आई होप क्लियर हुआ होगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस करा और इससे रिलेटेड बातें भी डिस्कस करी है। तो ये वाला वीडियो यहाँ से शुरू होता है। जब डिफीट हुई नेपोलियन की जब डिफीट हुई 1815 में, जब तब वो जो यूरोपियन गवर्नमेंट था उसको ड्राइव कर रही थी कंजर्वेटिज्म की पावर। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या है? तो कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन देता है। यानी कि उस देश का अतीत कैसा है, उस समय में जो राजा का राज्य था, ठीक है, तो वो लोग पसंद करते थे कि अभी पास्ट में जो है वो राजा का राज्य चल रहा है तो ऐसा ही चलता रहे। तो ये लोग अतीत को पसंद करते थे। जो कंजर्वेटिज्म रूल है, कंजर्वेटिज्म के द्वारा जो ये लोग ड्रिवन किए जा रहे हैं, तो ये लोग चाहते थे कि इनके जो ट्रेडिशन है, इनका जो कल्चर है, इसको प्रेफरेंस दिया जाए। और साथ ही में वैसे इंस्टीट्यूशन जो है, वैसे इंस्टीट्यूशन बैठे, वैसे कस्टम्स आए, जिसकी वजह से जो है पिछले चीजों का, पास्ट के चीजों का सम्मान हो। और प्रेफर्ड अ ग्रेजुअल चेंज डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। यानी एक ऐसा ग्रेजुअल चेंज ये लोग प्रेफर करते थे कि धीरे धीरे चेंज हो, अचानक से सडनली कुछ भी उथल पुथल ना हो जाए, धीरे धीरे करके कोई भी चीज चेंज हो। ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट इज दैट, इसमें कंजर्वेटिज्म की, ये जो कंजर्वेटिज्म के लोग मानने वाले थे, ये लोग मोनार्की को सपोर्ट करते थे, यानी राजा के राज्य को सपोर्ट करते थे। साथ ही में चर्च को सपोर्ट करते थे। चर्च है, चर्च का जो रूल रेगुलेशन उसको सपोर्ट करते थे। सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें, फैमिली से रिलेटेड बातें, फैमिली शुड बी प्रिजर्व। यानी लोगों की, राजा की फैमिली ज्यादा ये ना उथल पुथल ना हो, कोई भी चीज जल्दी जल्दी ना हो। ये सब चीजें जो थी, ये सारी चीजें जो थी वो कंजर्वेटिज्म के रोल में आ जाती थी। इस तरीके से जो था वो कंजर्वेटिज्म रूल होता था उस समय में। तब 1815 जब नेपोलियन हारा तो पूरा यूरोप में जो था वो कंजर्वेटिज्म का राज था, मतलब उसी तरीके के लोग थे। लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम कंजर्वेटिज्म थे, उन्हें ये रियलाइज होने लगा था कि हम मॉडर्नाइजेशन से, हालांकि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को हम और स्ट्रेंथ दे सकते हैं। यानी जो हमारा मोनार्की है, ठीक है, जो हमारा पहले का समय का सब चीज है, उसको हम और मजबूत कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन की मदद से। अगर किसी देश के पास एक अच्छा मॉडर्न आर्मी हो जाए, एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो जाए। यहाँ पे ब्लैक स्लाइड है तो ये इंक दिख नहीं पा रहा है, एक सेकेंड। एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो, एक डायनेमिक इकोनॉमी हो, यानी किसी भी देश के पास एक मॉडर्न आर्मी हो, एक अच्छा सा ब्यूरोक्रेसी यानी सब कुछ लेखा जोखा जो करे, अकाउंटेंसी काफी अच्छे तरीके से करे, एक बहुत ही अच्छा डायनेमिक इकोनॉमी हो। और किसी देश में अगर एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म हो जाए, यानी सब लोग बराबर हो जाए, जो टैक्सेस है जो बिना मतलब के छोटे मोटे लोगों पे लग रही है, सारी चीज बंद हो जाए, सर्फडम बंद हो जाए, तो शायद इनका मानना था, कुछ कंजर्वेटिज्म का ऐसा मानना था, शायद जो है वो मोनार्की यूरोप में टिक पाए और इसका खात्मा ना हो पाए। लोग क्या मानते थे कि मॉडर्न आर्मी हो, एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो, एक डायनेमिक इकोनॉमी हो, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म हो, एक सर्वडन भी हट जाए, तो शायद ऐसा हो कि जो लोग है वो मोनार्की को पसंद करने लगे
और मोनार्की को प्यार करने लगे, और फिर ऐसा कुछ कंडीशन आई नहीं जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आया था। इसके बाद अब क्या था, तो इसके बाद 1815 में जब नेपोलियन आया और नेपोलियन ने बहुत सारी चीजें उथल पुथल करी, तो 1815 के बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, जिसमें जो यूरोपियन पावर यानी यूरोप के उस समय के जो मजबूत मजबूत देश थे, कौन कौन से देश थे, चार ऐसे देश थे जो कि बहुत स्ट्रांग थे, और ये जो क्वेश्चन है वो आता भी है बोर्ड्स में 1 नंबर में 2 नंबर में। कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये चार देश थे उस समय में। ये चारों देश यूरोपियन पावर के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को अकेले इन चारों ने मिलकर हराया था, और बाद में इन्होंने वियना नाम की जगह पे एक ट्रीटी करी, एक संधि करी, जिसे इन्होंने उस समय में प्लान बनाया कि हम जो यूरोप का स्ट्रक्चर उसको थोड़ा इधर उधर शिफ्टिंग करेंगे, जिसके कारण आगे आने वाले समय में नेपोलियन जैसा लोग जो है वो हमारे ऊपर हमला ना कर पाए। और ये जो कांग्रेस था, मतलब ये जो सभा हुआ था, इस सभा को जो हेड कर रहे थे वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक जी जो थे वो इस सभा को थे वो होस्ट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, हमें कि इस जो सेट हमें ये पढ़ना है कि इस जो सेटलमेंट में हुआ तो वो आखिर हुआ क्या, इस सेटलमेंट में क्या किया गया। तो जो बॉर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस में, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय यहाँ से बॉर्बन डायनेस्टी को लोगों ने उठा के फेंक दिया था, मतलब लोग का जब रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां से इनका हार हुआ था। तो ये बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया, पावर में लाया गया फिर से ट्रीटी ऑफ वियना में। फ्रांस ने जो जो भी अपनी टेरिटरी लॉस कर दी थी नेपोलियन द्वारा जो जो भी इनकी जो टेरिटरी थी वो लॉस कर दी गई थी, वो लॉस ही रह गई, वो वापस नहीं आई। लेकिन एक सीरीज ऑफ जो स्टेट था, अगल बगल में एक सीरीज ऑफ स्टेट था, इसको फ्रांस के बाउंड्री पे कुछ स्टेट को लगाया गया, जिसके कारण ये लोग फ्रेंच के एक्सपेंशन, यानी फ्रेंच अगर अपना बाउंड्री बढ़ाना चाहे तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेट्स को इन्होंने फ्रेंच के प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वहां पे अगल बगल पे लगा दिया। ये चीज किया पहला इन्होंने। क्या किया, जो बॉर्बन डायनेस्टी था इसको हटा दिया, इसको हटाया और रिस्टोर किया पावर, सॉरी, जो बर्बन डायनेस्टी था ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हट गया था तो उसको फिर से रिस्टोर किया गया पावर में, और कुछ जो स्टेट्स से इसको सेटअप किए गए फ्रांस के बाउंड्रीज पे, ताकि फ्यूचर में जो है वो फ्रेंच का एक्सपेंशन जो है वो ना हो पाए। जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड का जो किंगडम था, जिसमें साथ ही साथ में बेल्जियम भी था, इसको सेटअप किया गया नॉर्थ में, और जो जेनोआ था उसको पिडमंट में साउथ में, जेनोआ वाज एडेड टू पिडमंट इन साउथ, यानी किंगडम ऑफ नीदरलैंड जिसके अंदर बेल्जियम भी आता था उसको नॉर्थ में सेट किया गया, और जेनोआ में ऐड किया गया पिडमंट, जेनोआ वाज एडेड टू पिडमंट, पिडमंट से इसको ऐड किया गया जेनोआ को, और फिर इसको साउथ में शिफ्ट कर दिया गया। थर्ड पॉइंट वाज दैट कि प्रूसिया को इसके इम्पोर्टेंट जो टेरिटरीज थे वो दे दिए गए वेस्टर्न फ्रंटियर में। वेस्टर्न साइड में क्या किया गया, जो प्रूसिया के इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज थे इनको दे दिया गया, जबकि वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि जो ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। वेस्टर्न साइड में क्या किया गया, प्रूसिया को इम्पोर्टेंट इसकी टेरिटरी दी गई, और ऑस्ट्रिया को गिवन कंट्रोल दिया गया, कहाँ पे, नॉर्दर्न साइड में। इसके बाद जर्मन फेडरेशन एंड इट्स 39 स्टेट, उस समय जर्मन की फेडरेशन थी और साथ ही साथ में उसके 39 राज्य थे, जो कि नेपोलियन के द्वारा सेटअप भी किया गया था, तो इसको लेफ्ट अनटच्ड, यानी छुआ नहीं गया बिल्कुल, इसको वैसे ही छोड़ दिया गया। ये पॉइंट 1 मिनट ढक रहा है। यहाँ पे जो था वो ईस्ट में रसिया को दिया गया पार्ट ऑफ पोलैंड, और प्रूसिया को एक पोर्शन ऑफ सैक्सोनी दिया गया। रसिया को दिया गया पार्ट ऑफ पोलैंड, और फिर प्रूसिया को सैक्सोनी का एक पोर्शन दिया गया। मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की, इनका जो मेन इंटेंशन ये था कि ये जो राजा का राज्य है इसको अच्छी तरीके से सेव कर पाए, ये वैसा कुछ लॉस ना हो। डिस्टर्बेंस। अगेन क्या हुआ, autocratic monarchies did not change.
सेकेंड। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज डिड नॉट टोलरेट क्रिटिसिज्म, मतलब एक टर्म आएगा हमारे बुक में हर जगह ऑटोक्रेटिक मोनार्की। तो ये जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है वो क्या है? ऑटोक्रेटिक मोनार्की वो लोग होते हैं जो कि मोनार्की के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म ये लोग नहीं टोलरेट कर सकते, और ये लोग ऐसे लोग थे जो कि सेंसरशिप को सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं। ये लोग चाहते थे कि सेंसरशिप जो है वो लगा रहे, कोई भी राजा के खिलाफ कोई भी वर्ड ना बोले। और तो ये जो ऑटोक्रेटिक टाइप के मोनार्कीज थे ये लोग क्रिटिसिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड इंस्पायरिंग लिबरल्स, लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना तो इन्होंने कर दिया, लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का याद था वो कंटिन्यूअस एक सोसाइटी थी जिसको उस समय लिबरल्स के नाम से जाना गया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो लोग मोनार्की के अगेंस्ट थे, तो इनको कहीं न कहीं ये जो याद था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ये कहीं न कहीं हर वक़्त इंस्पायर करता था। और सबसे बड़ा जो इश्यू होने लगा उन्हें वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी उस समय में फिर से ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो था वो सेंसरशिप को लाया गया। तो इन लोग के लिए सबसे बड़ा दिक्कत यही था, ये लोग चाहते थे कि प्रेस को आज़ादी मिले, प्रेस पे सेंसरशिप नहीं लगे, प्रेस को आज़ादी मिले। उस समय 1815 के बाद एक ग्रुप आई, द रिवॉल्यूशनरीज। ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे उस समय वो राजा के अगेंस्ट में थे, और उस समय रिवॉल्यूशनरी होना एक कमिटमेंट था टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स सेट अप बाय वियना टेरिटरी एंड फॉर्मल लिबर्टी। मतलब इनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था कि ये उसके अगेंस्ट में जाए, वियना ट्रीटी के अगेंस्ट में जाए, और वहां पे जाके वो आजादी और सबके इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए यानी लिबर्टी के लिए ये लोग लड़े। तो उस समय में रिवॉल्यूशनरी होना बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन उस समय भी ऐसे लोग हुए, रिवॉल्यूशनरी लोग उस समय में भी हुए। हम पढ़ेंगे इसे। उसी में से एक जो रिवॉल्यूशनरी हुए हमारे वो थे गिसिप मैजनी। गिसिप मैजनी जो थे वो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। ये जो थे वो एक इटालियन के रिवॉल्यूशनरी थे जिनका जन्म 1807 जेनोवा में हुआ, और ये बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशनरी थे। रिवॉल्यूशनरी बहुत लोग थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने दो यंग सोसाइटी, अंडरग्राउंड सोसाइटी उस समय में फॉर्म किया, और ये क्या हुए, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी एट कार्बनरी। सबसे पहले ये मेंबर बने सीक्रेट सोसाइटी के कार्बनरी में। ये जब 24 साल के थे तब इन्हें फांसी पे लटका दिया गया, एग्जाइल भेज दिया गया इन 1831, क्योंकि ये अटेम्प्ट कर रहे थे रिवॉल्यूशन एक ल्यूगिरिया में। उस समय जो रिवॉल्यूशन था वो बिल्कुल मना हो गया था, और ये अगेंस्ट राजा के बोल रहे थे, ल्यूगिरिया में जाके वहां पे एक अटेम्प्ट कर रहे थे रिवॉल्यूशन। तो इसकी सजा में इन्हें 24 साल की उम्र में ही एग्जाइल 1831 में भेज दिया गया। इन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड किए। इन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज की फॉर्मेशन की। एक का नाम था यंग इटली इन मार्सेलीज, और एक का नाम था यंग यूरोप इन बर्न, जो कि जिनके मेंबर जो थे वो इन्हीं के जैसे, मतलब ये जैसा सोचते थे राजा के अगेंस्ट क्या क्या चीज होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, इनके जैसे ही यंग मेन थे, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मन से। मतलब ये जो गिसिप मैजनी थे वो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका जन्म जेनोवा में 1807 में हुआ था। ये मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी एट कार्बनरी हुए। इन्हें 24 साल की उम्र में एग्जाइल भेज दिया गया 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग द रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में ये रिवॉल्यूशन कर रहे थे। इन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाए, यंग इटली इन मार्सलीज, यंग यूरोप इन बर्न, जिसके मेंबर जो थे वो इन्हीं की तरह सोचने वाले यंग पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और बहुत सारे जो जर्मन स्टेट थे 39 उन जर्मन स्टेट से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जो मैजनी थे उनका ये बिलीव था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड एंड इटली शुड बी यूनिफाइड। मतलब जो ये मैजनी थे ये सोचते थे कि जो भगवान है उन्होंने किसी भी जगह को ऐसा दिया है कि वो मानवता के लिए, कोई भी अपने हिसाब से किसी को नहीं ढाल सकता, किसी को तोड़ नहीं सकता, किसी देश को तोड़ नहीं सकता। तो समय जो इटली था वो बहुत ही भागों में बटा हुआ था। तो इनका ये मानना था कि जो इटली है उसका यूनिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है, भगवान ने नेचुरल दिया। हम कोई भी लालच में या लड़ाई में किसी भी देश के इधर उधर को पार्ट को मतलब तोड़ ताड़ नहीं कर सकते। इटली को यूनिफिकेशन होना पड़ेगा, इटली का यूनिफिकेशन होना ही चाहिए।
तो मैटरनिक ने इन्हें डिस्क्राइब किया मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैटरनिक जो थे वो वही जो ऑस्ट्रिया के चांसलर